नमस्कार, गुड मॉर्निंग। टाइम्स नाउ भारत पर फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन आप देख रहे हैं। आपके साथ खबरों में मैं हूं साक्षी मिश्रा। नमस्कार, मैं हूं श्रुतिका, आप सभी के साथ में। और राजधानी दिल्ली में अब ठंड की शुरुआत हो चुकी है, साथ ही प्रदूषण तो बहुत ही ज्यादा है, तो इसलिए अपना खास ख्याल रखें। लेकिन सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो या फिर सैटरडे हो या संडे हो, हर रोज आपके लिए फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन लेकर हर रोज हम आते हैं और देते हैं आपको खबरों का फुल डोज, जिसमें मनोरंजन, देश दुनिया सब कुछ होता है। तो जल्दी से शुरुआत करते हैं फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन की। और अब बात कर लेते हैं दिल्ली में हुए धमाके की, क्योंकि दिल्ली धमाके के बाद में अल-फलाह यूनिवर्सिटी लगातार सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर आ गई है। अब हरियाणा पुलिस भी जांच पड़ताल में जुट गई है। तो ऐसे में जांच की जा रही है, कई मायनों में अल-फलाह यूनिवर्सिटी में ये जांच हो रही है। आपको बता दें, यूनिवर्सिटी के हेड ऑफिस में दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम भी पहुंची। यूनिवर्सिटी के खिलाफ में क्राइम ब्रांच ने एफआईआर तक दर्ज करवा दी। दरअसल अल-फलाह यूनिवर्सिटी से ही डॉक्टर्स को हिरासत में लिया गया था। ये वही डॉक्टर्स हैं जिनका दिल्ली धमाकों में सीधे तौर पर इन्वॉल्वमेंट दर्ज किया गया था। दिल्ली धमाकों को लेकर सवालों में फंसी अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर अब क्राइम ब्रांच का शिकंजा कसता जा रहा है। तो आपको बता दें कि दिल्ली क्राइम ब्रांच की ओर से यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी कर कुछ रिकॉर्ड और डिटेल्स देने को कहा है। दूसरी तरफ हरियाणा सरकार ने भी फरीदाबाद की इस यूनिवर्सिटी के खिलाफ जांच की तैयारी शुरू कर दी है। तो दिल्ली क्राइम ब्रांच ने यूनिवर्सिटी पर 2 धाराओं में मामला दर्ज किया है। तो वहीं यूनिवर्सिटी के हेड ऑफिस पहुंचकर कई सारे दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। यूनिवर्सिटी के खिलाफ क्राइम ब्रांच ने एफआईआर दर्ज की है। तो वहीं यूनिवर्सिटी के हेड ऑफिस पहुंचकर कई दस्तावेज जब्त किए गए हैं। आपको ये भी बता दें, जमीन की पैमाइश कितनी, जमीन पर ये यूनिवर्सिटी बनी है, यूनिवर्सिटी में कितनी बिल्डिंग बनाई गई है, सबकी जांच की जाएगी। दिल्ली धमाकों की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, बड़े खुलासे होते जा रहे हैं। अब ये लिंक उत्तराखंड तक भी पहुंच गया है, क्योंकि महिला विंग का जो लिंक है वो उत्तराखंड से सामने आया है। दरअसल शाहीन के द्वारा उत्तर प्रदेश में नेटवर्क स्थापित करने की कोशिश की जा रही थी। यूपी एटीएस के द्वारा ये खुलासा किया गया था। वहीं अब जो शाहीन के लिंक है, यानी कि डॉक्टर शाहीन जिसकी गिरफ्तारी अल-फलाह यूनिवर्सिटी से की गई थी, उसके लिंक अब उत्तराखंड से सामने आए हैं। उत्तराखंड से आतंकी शाहीन के लिंक ट्रेस हो गए हैं। साजिश को लेकर फिलहाल शाहीन के एक्टिव होने की जानकारी मिली है। यूपी एटीएस को बड़ा नेटवर्क मिलने का शक हुआ है, ये भी जानकारी सूत्रों के हवाले से आ रही है। आतंकी शाहीन का पश्चिमी यूपी समेत कई हिस्सों में जैश की महिला विंग बनाने को लेकर खुलासा हुआ है। ऐसे में अब उत्तराखंड में भी आतंकी संगठन की महिला विंग बनाने के सुराग जांच एजेंसियों के हाथ लगे हैं। जांच एजेंसियां बैंक ट्रांजैक्शंस, कॉल रिकॉर्ड्स और ट्रैवल डिटेल्स चेक कर रही है। सोर्सेज के मुताबिक इसी दौरान उत्तराखंड से जुड़े हुए कई अहम सुराग जांच एजेंसियों के हाथ लग चुके हैं। कई सारे लगने वाले हैं। एटीएस को उत्तराखंड में बड़े नेटवर्क का शक है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं उत्तराखंड से। टीम देहरादून नैनीताल क्षेत्र में फोकस कर रही है। कोई गिरफ्तारी या रेड की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। सूत्र बताते हैं कि जैश-ए-मोहम्मद की महिला विंग में सॉफ्ट रेडिकलाइजेशन यानी शिक्षित महिलाओं को टारगेट का सबूत भी मिले हैं। विश्वस्त सूत्र तो ये भी बताते हैं कि शाहीन मसूद अजहर की बहन सादिया से 2022 में तुर्की में मिली थी। ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि उत्तराखंड में भी डॉक्टर शाहीन महिला विंग बनाने की तैयारी में जुटी हुई थी। इसी इनपुट को यूपी एटीएस ने ट्रेस किया है। देवबंद के उमर बिन फरहद ग्रुप को डॉक्टर शाहीन के साथ चैट भी मिली है। ऐसे में उत्तराखंड की सुरक्षा एजेंसियों के कान भी खड़े हो गए हैं। हालांकि अभी इस पर कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इसके मद्देनजर अब उत्तराखंड में भी जांच का दायरा बढ़ना लाजमी है। आगे वाले दिनों में देखने वाली बात यह होगी कि क्या डॉक्टर शाहीन और उत्तराखंड के कौन से ऐसे लिंक हैं जिस पर एटीएस यहां पे सक्रिय हो गई है। अभिषेक सिन्हा, टाइम्स नाउ भारत, देहरादून। आतंकी उमर जिसकी वजह से दिल्ली में धमाका हुआ, उसके लगातार जो सीसीटीवी फुटेजेस है वो खंगाले जा रहे हैं। अब नूह टू फरीदाबाद कनेक्शन सामने आ गया है, जिसमें उमर नूह में मौजूद था दिल्ली में आने से पहले। तो देखिए, 55,000 सीसीटीवी फुटेज है जिनको खंगाला जा रहा है। और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, तस्वीर साफ होती जा रही है। अब नूह में टहलता हुआ उमर नजर आया है, ये भी जानकारी सामने आई है। फरारी के दौरान उमर के पास 2 मोबाइल फोन थे, ये भी इंफॉर्मेशन बाहर आई है। तो दिल्ली ब्लास्ट में मरने वाले आतंकी उमर को लेकर चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। ब्लास्ट से पहले आतंकी उमर हरियाणा के नूह की सड़कों पर टहलता नजर आया। नूह में एक अल्ट्रासाउंड सेंटर के पीछे उसने 10 दिन के लिए किराए पर मकान भी लिया था। आपको बता दें कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रिशियन शोएब ने अपने रिश्तेदार का घर उसे किराए पर दिलाया था। ऐसे में अब अल्ट्रासाउंड सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इन्हीं सीसीटीवी में धमाके वाली I-20
कार भी नजर आ रही है। वहीं 30 तारीख का एक वीडियो सामने आया जिसमें उमर शॉप पर नजर आ रहा है। सीसीटीवी सामने आने के बाद में उमर को देखा जा सकता है कि आतंकी उमर कैसे दो मोबाइल फोन एक हाथ में लिए हुए देखा जा सकता है। 10 से 15 मिनट वो दुकान पर बैठा। 10 नवंबर के हमले से पहले का ये वीडियो बताया जा रहा है। दिल्ली धमाका हुआ और उसके बाद में नौगाम में धमाका हुआ, लेकिन उसके बाद अब उमर अब्दुल्ला की तरफ से, माफ कीजिएगा, फारूक अब्दुल्ला की तरफ से केंद्र सरकार पर निशाना साधा जा रहा है और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी फारूक अब्दुल्ला की तरफ से कई सवाल खड़े कर दिए गए। ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ में निशाना साधते हुए सरकार के खिलाफ में फारूक अब्दुल्ला ने बयान दिया है। आपको बता दें कि दरअसल फारूक अब्दुल्ला दिल्ली ब्लास्ट और नौगाम हादसे पर बोल रहे थे। इसी दौरान उन्होंने हमलों के पीछे कश्मीरी लोगों पर उठ रही उंगली को लेकर केंद्र पर निशाना साध दिया है। तो साथ ही फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर जैसा कदम न उठाने की वकालत की है। उतना ही नहीं, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल तक खड़े कर दिए। तो साथ ही फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर जैसा कदम ना उठाने की वकालत की है। उतना ही नहीं, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर कैसे सवाल तक खड़े कर दिए। सेना के ऊपर आप कहिए कि एक तरीके से सवाल खड़े करते हुए नजर आए। आप देखिए, अभी हम दिल्ली की मुसीबत से निकले ही नहीं थे, जहां हर कश्मीरी पे उंगलियां उठाई जा रही हैं। अब कब तक हम लोगों को इसका देना पड़ेगा? कब तक? कब वो दिन आएगा जब हमको भरोसा आएगा नहीं हम लोग हिंदुस्तानी हैं? कब? और हम जिम्मेवार नहीं है इस चीज के। जो जिम्मेवार है उनसे पूछे क्यों इन डॉक्टरों को ऐसा क्या हुआ कि इन लोगों को यह रास्ता इख्तियार करना पड़ा। हम लोगों की गलतियां हैं। जो इस चीज को बेहतर समझते हैं, बेहतर जानते हैं, इन एक्सप्लोसिव्स को कैसे हैंडल करना है, हमें उनसे बात करनी चाहिए थी पहले, इसके बजाय कि हम उंगलियां डालने लगे जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ऐसी बात नहीं होगी। उससे तो कुछ नहीं निकला और नतीजा नहीं निकला। हमारे 18 आदमी मारे गए, हमारे बॉर्डरों पर नुकसान हुआ। अल्लाह करे ये दोनों मुल्क अपने ताल्लुकात बेहतर कर सके, कि वही एक रास्ता है। वाजपेयी जी की बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, दोस्त बदलाए जा सकते हैं, पड़ोसी। धमाके के बाद में जम्मू कश्मीर के नौगाम में धमाका होता है और उसी विस्फोटक में धमाका होता है जिसका इस्तेमाल दिल्ली ब्लास्ट में किया गया था। इसी को लेकर जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो आपको बता दें, एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं पूरे धमाके के लिए। हालांकि बताया जा रहा है, लेकिन इसकी जांच की जाएगी गहनता से कि आखिर ये हादसा भी हुआ कैसे। दरअसल एफएसएल की टीम जांच पड़ताल कर रही थी। एक्सप्लोजिव की जांच पड़ताल की जा रही थी जम्मू कश्मीर के नौगाम में बने पुलिस स्टेशन में, लेकिन उसी दौरान अचानक से इस एक्सप्लोजिव में जांच के दौरान धमाका हो जाता है, जिसके बाद तमाम सवाल खड़े किए गए। मेरे सहयोगी शफीक जूम करके आपको जिस बिल्डिंग की छत की तस्वीरें दिखाएंगे, वही बिल्डिंग पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग है। अब देखिए, जितना जूम करते जा रहे हैं मेरे सहयोगी शफीक, उतनी तस्वीर साफ होती जा रही है। अब देखिए पुलिस स्टेशन की छत का क्या हाल है, जो टीन की चादरें हैं वो किस तरह से बिखर गई है। तो इससे आपको अंदाजा होगा कि कितना बड़ा ये धमाका हुआ। और उसके बाद हम अगली तस्वीर जो दिखाएंगे जूम आउट करके, मेरे सहयोगी आपको ये तस्वीर दिखाएंगे। ये बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग में आप देखिए ये 30 mm की कांच लगी हुई है। काफी मोटी ये कांच होती है और बड़ी मुश्किल से टूट जाती है। अब जब वहां पे ये कल देर शाम 11:20 पर धमाका हुआ, तो आप ये देखिए ये 30 mm की कांच है और इसकी हालत क्या हुई है इस धमाके से। ये इस पूरी बिल्डिंग में इतने जो है ये मोटे मोटे जो है कांच लगे हुए, काफी सख्ती के साथ इनको फिक्स भी किया गया है। और ये जो आप देखिए, यहाँ आप देखिए कि कितनी सख्ती के साथ यहाँ फिक्स है और इंटेंसिटी जो ब्लास्ट की है वो इससे आपको अंदाजा हो गया ये पूरी तरीके से मुड़ गया है, क्योंकि इसमें कांच फंसी हुई थी और ये जो क्लिप्स होते हैं, इन्हीं क्लिप्स पे जो है ये कांच फंसी हुई होती है। और इससे आप लगाइए अंदाजा कि इस
कितना जोरदार ये धमाका हुआ और किस तरीके का ये धमाका हुआ। इस धमाके से 9 लोगों की जान चली गई है, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारी है, जिसमें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी है। ये वो सब अधिकारी है जो जांच में जुटे हुए थे। चलिए अब बात करते हैं बिहार की। बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद में लगातार जो बैठकों का दौर है पटना से लेकर दिल्ली तक नॉन स्टॉप जारी है। तो ऐसे में सरकार बनाने की कवायद शुरू हो चुकी है और इसी बीच बैठकों का दौर भी जारी है, चाहे दिल्ली हो या फिर पटना हो। और इसी बीच में चिराग पासवान के आवास पर भी नित्यानंद राय उनसे मिलने के लिए पहुंचे। दिल्ली में बीजेपी आलाकमान के साथ में जेडीयू नेताओं की मुलाकात हुई, तो वहीं पटना में भी चिराग पासवान के आवास पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय की मुलाकात होती हुई नजर आई। कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। बिहार में प्रचंड जीत के बाद एनडीए ने सरकार बनाने की कवायद तेज कर दी है। दिल्ली से लेकर पटना तक बैठकों का दौर जारी है। एक तरफ दिल्ली में जहां केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने बीजेपी आलाकमान के साथ मीटिंग की, तो वहीं पटना में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय और चिराग पासवान की मुलाकात हुई। बिहार में सरकार गठन का जो दौर है वो शुरू है। अब देखिए नित्यानंद राय यहाँ पर आपको दिखेंगे, जो अभी चिराग पासवान के साथ मुलाकात करके लौटे हैं और यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जीत जिस तरह से मिली है उस जीत को लेकर बधाई देने के लिए वो पहुंचे थे। हालांकि ये जीत के बाद बधाई के लिए मुलाकात बताई जा रही है, लेकिन नित्यानंद राय और चिराग पासवान की मुलाकात को सरकार में चिराग की भूमिका से जोड़कर देखा जा रहा है। मंत्रिमंडल में क्या जगह होगी एलजेपीआर की? बिल्कुल होगी, पर ये क्या होगी, कैसे होगी, कितनी होगी, सीएम मुझे लगता है सारी गठबंधन के भीतर पहले बातचीत करने वाले विषय हैं। एक बार वहां पे सेंस ऑफ क्लैरिटी आ जाए फिर जरूर साझा करो। चिराग ने बिहार सरकार में डिप्टी सीएम की डिमांड को बैठक पर टाल दिया। वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने विकास और विजन की बात की। ये अब तक जो विकास का काम हुआ है, हो रहा है, उसको और तेज गति से आगे बढ़ाएंगे। नौजवानों को रोजगार देंगे, किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिले इसका इंतजाम करेंगे। तो हर तरह से बिहार के विकास के लिए जो भी फैक्टर है सब पर पूरा एनडीए ध्यान देगा। नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं और नीतीश जी मुख्यमंत्री रहेंगे। इसमें क्यों आप लोग बार बार सवाल करते हैं? माना जा रहा है चुनाव से पहले एनडीए में सीट बंटवारे के दौरान चिराग की नाराजगी को नित्यानंद राय के जरिए साधा गया था। ऐसे में चिराग की पार्टी के रोल को लेकर सत्ता में क्या फॉर्मूला तय होगा, किस पार्टी को कितने महकमे मिलेंगे, दिल्ली से लेकर पटना तक इसी कवायद में एनडीए के नेता जुटे हैं। किस तरह से जो ओथ का कार्यक्रम हो या फिर मंत्रिमंडल का गठन होना है, उसमें किस पार्टी को कितनी दावेदारी दी जाएगी, तमाम ऐसे बिंदु है जिस पर कि अब बातचीत होगी। दोनों तीनों जो सभी जो घटक दल है, पांचों दल जो 5 पांडव कहा जाता है एनडीए में, उन लोगों के नेता बैठेंगे और फैसला लेंगे। तो देखना होगा ये कब तक पूरा होता है और जो स्वरूप होगा बिहार में नए सरकार का, यानी फिर से एक बार जो सरकार यहाँ बनेगी एनडीए की, उसका स्वरूप क्या होगा ये देखना होगा। कैमरा से मुस्तफा के साथ साकिब कुमार, टाइम्स नाउ भारत, पटना। लालू फैमिली को बिहार चुनाव में करारी हार मिली है और हार के बाद में परिवार के अंदर बवंडर मचा हुआ है। बेटी रोहिणी आचार्य ने राजनीति छोड़ने का फैसला किया है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि परिवार से उनका कोई नाता नहीं। रोहिणी आचार्य ने कहा कि उन्हें सवाल पूछने से मना किया जाता था, गाली दी जाती थी और ऐसे तमाम आरोप उन्होंने पार्टी के ऊपर लगाए हैं। जो चाणक्य बन रहा है उससे सवाल पूछिए। सवाल तेजस्वी और संजय यादव से पूछे जाने चाहिए। सवाल पूछने पर गाली दी जाती है, सवाल पूछने पर चप्पल भी मारी जाएगी, ये भी रोहिणी आचार्य के द्वारा कहा गया। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा, तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमेश इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा।
अब आरजेडी में बगावत और लालू परिवार में फूट साफ तौर पर नजर आने लगी। इस सबके बीच में आरजेडी के द्वारा बीजेपी के ऊपर जमकर निशाना साधा गया। तो आपको ये बता दें कि लालू परिवार आरजेडी पर बीजेपी ने निशाना साधा है। सारण से बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि लालू प्रसाद यादव का परिवार अब बिखरता हुआ नजर आ रहा है। तो रोहिणी ने जो भी कुछ कहा, अपनी ही पार्टी के ऊपर जो इल्जाम लगाए, जो बातें कही हैं, उसी के बाद में बीजेपी हमलावर होती हुई यहाँ पर नजर आई। ये उनके परिवार का मामला है, छोटी है। मेरे चुनाव में बहुत परिश्रम किया था, हो सकता है किसी प्रकार का निराशा हो, लेकिन मुझे लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल और परिवार बिखरता जा रहा है और संकेत अच्छे नहीं। ये तो अभी होना है, अभी तो सब में होगा। अभी बड़का बड़का कांग्रेस से लेके सब लोग, राजद सबका घर में आग लग गई है। अभी तो जो ये लोग कह रहे थे ना, अरे जाकी रही भावना जैसी, तीन मुहूर्त देखा ही तीन तैसी। ये पाप का घड़ा फूटता है तो पूरा समुद्र तक जाता है। अलीनगर विधानसभा क्षेत्र से मैथिली ठाकुर ने जीत दर्ज की है। जो उनके प्रतिद्वंदी थे विनोद मिश्रा, उनको उन्होंने 11,000 से ज्यादा मतों से हराया है। और इस जीत को दर्ज करने के साथ ही मैथिली ठाकुर सबसे कम उम्र में विधायक बनने वाली महिला बन गई है। और इसी के साथ में जो एरिया था पूरा, वो कैसे उत्सव के माहौल में झूमता हुआ नजर आया, आप देखिए। जीत का झंडा गाड़ने के बाद नवनिर्वाचित बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर का अलीनगर में भव्य स्वागत हुआ। 11,000 लड्डुओं के भोग और उत्साह से सराबोर हजारों की भीड़ ने उनका अभिनंदन किया। जीत की खुशी में शनिवार को कुरसो नदियामी के प्रसिद्ध दुर्गा स्थान में भव्य आयोजन किया गया, जहां भाजपा के जिला मीडिया प्रभारी लालकांत झा ने अपनी चुनाव पूर्ण मन्नत पूरी करते हुए 11,000 लड्डुओं का भोग अर्पित किया। जैसे ही शाम की आरती के समय नवनिर्वाचित विधायक मैथिली ठाकुर मंदिर परिसर पहुंची, हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों ने डमरू और मंजीरे बजाकर उनका स्वागत किया। माहौल इस कदर उत्साहित था कि लोग मंदिर की छतों, दीवारों और आसपास की ऊंची ऊंची जगहों पर चढ़कर उन्हें एक झलक देखने लगे। सैकड़ों मोबाइलों की फ्लैश लाइट से पूरा परिसर जगमगा उठा। जीत की खुशी में उमड़ी भीड़ के बीच मैथिली ठाकुर ने भक्तिमय भजन गाकर माहौल को दिव्य बना दिया। मैथिली ठाकुर ने मां दुर्गा की पूजा अर्चना की और कहा कि जनता का ये प्यार देखकर मैं अभिभूत हूँ। ये जीत मेरी नहीं, पूरे अलीनगर की है। मैथिली ठाकुर का स्वागत फूल मालाओं, जयकारों और ढोल नगाड़ों के साथ किया गया। भीड़ का उत्साह इस बात का संकेत था कि अलीनगर ने अपनी युवा विधायक को न सिर्फ चुन लिया है, बल्कि पूरे दिल से भी अपना लिया है। बढ़ते हुए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अक्सर हमने